अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम इंटरनेशनल ट्रेड का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। इसमें हमारे पास टॉपिक हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये हमारा मोस्टली कभी कभी मैक्रो में भी आ जाता है ये टॉपिक, ये हमारा ट्रेड फाइनेंस में भी आ जाता है, एड वाले चैप्टर में भी आ जाता है। तो ये समझ लें कि ये हमने इसको हर तरीके से कवर करना होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड होता है। जब भी कोई कंट्री दूसरी कंट्री के साथ किसी भी तरह का लेन देन करती है तो उसको एक अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है कि हमने दूसरे मुल्क से क्या मंगवाया है, उनको हमने क्या दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंट्री किसी से कोई चीज़ इंपोर्ट करती है या उसके पास एक्सपोर्ट करती है तो उसे रिकॉर्ड रखना होता है। अब ये एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम किसी मुल्क से इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, हम उनसे चीज़ें ज़्यादा मंगवाएंगे तो हम उनको पेमेंट ज़्यादा करेंगे। तो जब पेमेंट ज़्यादा करेंगे, हमारे मुल्क से पैसा बाहर जाएगा तो वो ज़ाहिर है हमारे लिए नुकसान है। यूँ समझ लें जैसे हमने परचेज़, अगर हम मार्केट जाते हैं, शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं बजट से ज़्यादा, तो वो ज़ाहिर है हमारे लिए नुकसानदा होता है। इसी तरह अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, मतलब हम अपने मुल्क से चीज़ें बनाकर बाहर ज़्यादा भेजते हैं, तो वो फिर हमारे मुल्क में अर्निंग आती है, वो लोग पेमेंट करते हैं और हमारे मुल्क में पैसा आता है, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो एक्सपोर्ट बढ़ें तो फ़ायदा होता है, सरप्लस होता है, और अगर इंपोर्ट बढ़ें तो नुकसान होता है, डेफिसिट होता है। और अगर दोनों बराबर हों तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर होता है, ठीक है, बैलेंस होता है कि जो डेफिसिट है वो हमारा सरप्लस के बराबर है। तो इसमें जो हमारी ट्रेड होती है उसमें एक्सपोर्ट, हर चीज़ की एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है, गुड्स है, सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, हर चीज़ की हो सकती है इसमें ट्रेड। इवन के जो दूसरे मुल्कों से हम इमदाद लेते हैं वो भी हमारे एक तरह के अकाउंट में ही दर्ज होती है कि वो कोई एड दें या फिर हम उनसे कोई लोन लें तो वो भी हमारे अकाउंट्स में दर्ज होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का हम देख रहे थे कि कंट्री का स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड है जो कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन करती है। अब इसकी इम्पोर्टेंस भी ज़ाहिर है क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के ज़रिए ही हमें पता लगता है कि हमारे मुल्क का फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। इसी के बेस पर ही हम अपने फाइनेंशियल और ट्रेड पॉलिसीज़ बनाते हैं और इसी के बेस पर ही पूरे मुल्क की पॉलिसी बनती है ओवरऑल भी। कि अगर हमें पता लगता है कि हमारे मुल्क में इंपोर्ट ज़्यादा है तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें कम करनी है, क्या क्या चीज़ें बढ़ानी है, टैक्स कहाँ पे बढ़ाने हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर हम इसमें देखते हैं। इसके अलावा ट्रांजैक्शन से फिर कंट्रीज़ का पता भी लगता है कि कितने पीरियड तक कितनी कंट्री से किन किन चीज़ों की ट्रेड होती रही है, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है हमारा उनके साथ। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड ये दोनों टर्म हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ज़रा ब्रॉड टर्म है क्योंकि इसमें पूरी ट्रांजैक्शन आ जाती है जो पूरी दुनिया के साथ हम करते हैं, चाहे वो हम गुड्स की ट्रांसपोर्ट कर रहे हों, चाहे हम सर्विसेज की वो कर रहे हों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या फाइनेंशियल एसेट जैसे कोई सिक्योरिटी बिल्स हैं, बॉन्ड्स हैं, चेक्स हैं, या फिर हम वो ले रहे हों या प्रॉपर्टीज़ ले रहे हों, फाइनेंशियल हों, तो वो भी सारा इसमें रिकॉर्ड आता है, हर तरह की ट्रांजैक्शन। जबकि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसमें जस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन आती है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में जस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन, और जो बाकी हैं उनमें हर तरह की इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी, फाइनेंशियल भी, और बाकी भी एड ट्रेड वगैरह, लोन वगैरह, वो सारी भी आ जाती हैं उसमें। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो हमारी ज़रा नैरो टर्म है। तो अब हम देखते हैं कि भी हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये किस तरह, स्ट्रक्चर क्या है इसका, ये वर्क कैसे करता है, इसमें रिकॉर्ड हमने कैसे बनाना होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली 3 तरह के अकाउंट पर मुश्तमिल होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को ना आप इस तरह भी जहन में रख सकते हैं, जैसे कोई दुकानदार होता है ना, खाता बनाते हैं अपना, एक खाता रजिस्टर रखते हैं, तो उसमें वो लिखते हैं कि कितना किसी से कुछ चीज़ें ली हैं, कितना किसी को दी है। इसी तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी 3 अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक रिजर्व अकाउंट। जो करंट अकाउंट होता है इसमें विजिबल और इनविजिबल दोनों गुड्स एंड सर्विसेज की इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। विजिबल और इनविजिबल मतलब ऐसी चीज़ें जो फिज़िकली हमें नज़र भी आती हैं, जैसे कि हम कोई कंप्यूटर मंगवाएं, मशीनरी मंगवाएं, या फिर जिस तरह हम सर्विसेज दें, मतलब सर्विस नज़र तो नहीं आती लेकिन वो चीज़ तो है, तो वो भी इसमें शामिल होती है। और इसके अलावा रेमिटेंसेस भी शामिल होती है कि दूसरे मुल्क में जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो घर वालों के लिए पैसे भेजते हैं, तो वो रेमिटेंसेस कहलाती हैं, वो भी करंट अकाउंट में ही शामिल होते हैं। तो अब इसमें अब देखें कि अगर हमारी जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा होगी और एक्सपोर्ट कम होगी तो ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में होगा। दूसरा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हर तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आती है, जैसे कि हम समझ लें कि इसमें इन्वेस्टमेंट कोई करता है, बोरोविंग करता है, रिज़र्व है, यानी हमारे मुल्क में किसी ने कोई अपने रिज़र्व रखवाए हैं, या हमने किसी के मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट की है, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, या फिर किसी ने हमारे मुल्क में कोई सिक्योरिटी बॉन्ड्स ख़रीदे हैं, या फिर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, तो वो सारे इसमें जो है शामिल होते हैं, हर तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब अगर हमारे मुल्क में लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिट होगा कि बाहर से मनी फ़्लो करके हमारे मुल्क में आएगी, इनफ्लो होगी।
अगर हमारे मुल्क के लोग बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो हमारे मुल्क से पैसा और जो फ़्लो है वो बाहर जाएंगे, कैपिटल फ़्लो हमारा ज़्यादा आउटफ्लो हो जाएगा, जो कि हमारे लिए नुकसानदा होगा। और तीसरा हमारे पास होता है रिज़र्व अकाउंट। तो रिज़र्व अकाउंट को जो है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी भी कहा जाता है। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसको बराबर रखने के लिए ज़रूरी है कि करंट अकाउंट और जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो बराबर हों, यानी दोनों की ट्रांजैक्शन जो है वो बराबर होनी चाहिए, कि दोनों ज़ीरो होने चाहिए। एक तरह से इस तरह समझ लें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, रियल वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं होता है कि अभी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का हिसाब किताब बराबर हो, उसमें 10,000 है तो उसमें भी 10,000 हो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो डेफिसिट में है तो वो भी डेफिसिट में है। तो इसका फिर ये हल निकाला जाता है कि भी हमने हिसाब किताब रिकॉर्ड तो बनाना होता है पूरा पूरा, तो उसके लिए ज़रूरी है फिर वो एक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी रखते हैं। ये एक तरह की प्रैक्टिस होती है, कुछ अपने पास रिजर्व रखे होते हैं गवर्नमेंट ने, जो वो डाल के फिर उसको बराबर कर देती है ताकि वो हमारा हिसाब बराबर हो जाए। कहीं कम ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ खुद से ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये एक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी होती है। तो यही इसका फार्मूला है कि करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो है हमारे, वो सारे अकाउंट जो हैं वो मिलाकर बैलेंस आइटम ज़ीरो होना चाहिए, यानी ना सरप्लस हो और ना ही हमारा डेफिसिट हो, तो हमारा अकाउंट बैलेंस है। सरप्लस हो तो बेनिफिशियल है, लेकिन अगर हमारे पास डेफिसिट हो तो नुकसानदा है। और इसका जो सिस्टम होता है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग पर होता है। डबल एंट्री का मतलब होता है कि जैसे एक पेज है ना, उसके हम दोनों साइड पे लिखते हैं कि पेज के दरमियान में लाइन लगा दी, एक तरफ हम लिखते हैं एसेट, एक तरफ हम लिखते हैं डेबिट। तो ये हमारे होते हैं डबल एंट्री। जो क्रेडिट साइड है उसमें हम लिखते हैं जो हमारे मुल्क में पैसा आता है, ठीक है। जैसे एक्सपोर्ट है, हमारे मुल्क में पैसा लाती हैं ये, तो ये क्रेडिट साइड में जाएंगी। अब इंपोर्ट है, उनके ज़रिए पैसा बाहर जाता है तो वो फिर पेमेंट साइड पे आएंगी, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट ये हमारे बराबर होने चाहिए, यानी रिसीप्ट जो है वो पेमेंट्स के बराबर होने चाहिए। तो करंट अकाउंट है, हमने करंट अकाउंट देखा है कि ये हमारा करंट अकाउंट क्या बताता है, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इस मुल्क में कितनी इंपोर्ट कितनी एक्सपोर्ट हो रही है, कौन कौन सी तरह की हो रही हैं, ठीक है। और एक कैपिटल अकाउंट हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बताता है कि किस तरह के मनी इनफ्लो हो रही है, आउटफ्लो हो रही है, बोरविंग्स लैंडिंग कितनी हो रही है। ये रिज़र्व अकाउंट है। रिज़र्व अकाउंट में हमने कहा जैसे गवर्नमेंट रिज़र्व रखते हैं अपने पास भी और दूसरे मुल्कों से भी लेते हैं, जैसे IMF से करेंसी उधार ले ली, या फिर और जैसे और भी मुल्क हैं वो अपने पास रिज़र्व रखते हैं, डॉलर है तो उनसे लोन लेके हम अपना डेफिसिट बराबर करते रहते हैं। ये देखें सामने पेज पे, ये देखें एक तरफ रिसीप्ट है और एक तरफ पेमेंट्स हैं। तो देखें उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये करंट अकाउंट है, एक तरफ हमने इसमें वो लिखा हुआ है अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट लिखे हुए हैं, एक तरफ हमने इनकी वो लिखी हुई है, नीचे की साइड पे हमने लिखा हुआ है इनकी इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है। तो नीचे जाकर देखें तो हमारे टोटल रिसीप्ट जो है वो टोटल पेमेंट के बराबर होते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली इस पेज की तरह वो रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास। इसी तरह डबल एंट्री यानी दोनों साइड पे वो बनाते हैं, एक साइड पे रिसीप्ट एक साइड पे पेमेंट। जो अब एक्सपोर्ट हैं, किसी भी तरह के एक्सपोर्ट हैं वो हमारे मुल्क में आती हैं, वो रिसीप्ट साइड पे जाएंगी। इंपोर्ट है वो किसी भी तरह के इंपोर्ट हैं, चाहे हमने किसी से लोन लिया है, चाहे हमने किसी को कुछ इंपोर्ट किया है, तो वो हमारी पेमेंट साइड पे आएंगी। तो डिसइक्विलिब्रियम कब होगा इसमें? डिसइक्विलिब्रियम उस वक्त होगा जब क्रेडिट या डेबिट साइड एक साइड ज़्यादा हो। क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तो मतलब सरप्लस है, डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो फिर मतलब नुकसान हो रहा है। इसकी वजह भी है, ज़ाहिर है डिफरेंट इसके रीज़न्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाज़ औक़ात मुल्क में जैसे फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, इकनॉमिक हमारी इंस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, इन्वेस्टमेंट ड्रॉप हो जाती हैं, पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो एक्सपेंडिचर डिमांड बढ़ जाते हैं। चाहे इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट यानी कि लोग कैपिटल ज़्यादा बाहर लेके जा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी ज़ाहिर बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डिसइक्विलिब्रियम में आता है। अब इस डिसइक्विलिब्रियम को ठीक कैसे किया जा सकता है? किसी भी तरह का इकनॉमिक माशी तौर पर कोई भी हमारा अगर डिसइक्विलिब्रियम आता है तो वो हम सिर्फ दो ही पॉलिसी के ज़रिए ठीक कर सकते हैं, मॉनेटरी एंड फिस्कल। जो भी इकनॉमिक इश्यूज़ हैं वो इन्हीं दो पॉलिसीज़ के ज़रिए ही सॉल्व हो सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी वो है जो मनी सप्लाई को और क्रेडिट को कंट्रोल करती है। हम ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करे और उसके ज़रिए फिर पूरी इकोनॉमी में कंट्रोल आ जाता है। फिस्कल पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाता है और जो फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट बनाती है। तो गवर्नमेंट अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को नोट करती है, उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल करती है कि एक्सपेंडिचर कितने हैं, नॉन डेवलपमेंट कितने हैं और इसके रेवेन्यू कितने हो रहे हैं, टैक्स रेवेन्यू कितने हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू कितने हैं, उसका वो अपना हिसाब किताब रखते हैं। तो इसके मेजर्स यही है कि हम एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट कर दें। अगर हम अपने मुल्क की जो हमारी करेंसी है अगर हम उसका रेट गिरा देते हैं, कम कर देते हैं, यानी जैसे अगर हमारा एक पाकिस्तानी रुपया जो है वो
$200 के बराबर है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम उसकी मज़ीद वैल्यू कम कर दें कि एक पाकिस्तानी रुपया जो है वो $400 के बराबर हो। तो इसका मतलब ये होगा नहीं सॉरी, $1 जो है वो 250 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है, वो मैं उल्टा बता रही थी शायद, कि एक जो डॉलर है वो पाकिस्तानी 275 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम इसकी मज़ीद वैल्यू कम कर दें कि $1 जो है वो 300 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो जाए, मतलब वैल्यू और कम हो गई, तो हमारी चीज़ें गैर मुल्की मार्केट में सस्ती होंगी। तो सस्ती होंगी तो लोग ज़्यादा ख़रीदेंगे, और ज़्यादा ख़रीदेंगे तो फिर हमारे मुल्क में पैसे ज़्यादा आएंगे। डीवैल्यूएशन है ये भी हमारी करेंसी के वैल्यू लोअर करना ही होता है। तो डिफ्लेशन है कि अपने मुल्क में हम लोग जो मनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी लेकर आएँ, प्रिंट करें कि चीज़ों की कीमतें बहुत कम कर दें। इन्फ्लेशन होता है चीज़ों की कीमतें बढ़ जाना, और डिफ्लेशन होता है चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो जाना। तो हम चीज़ों की कीमतें कम कर सकते हैं ताकि वो चीज़ें लोगों के लिए सस्ती हो जाएं, लोग ज़्यादा ख़रीदें, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। एक्सचेंज कंट्रोल है कि हम कंट्रोल के ऊपर, एक्सचेंज के ऊपर कंट्रोल लगा सकते हैं कि अभी हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट ना करें, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएं। इसके अलावा नॉन मॉनेटरी मेजर्स 2 तरह के हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशंस और इंपोर्ट सब्सटीट्यूट। यानी एक तो तरीका ये है कि हम अपने मुल्क की एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको सब्सिडीज़ दें, प्रोड्यूसर को उनको रेवेन्यूज़ दें, उनको हम बूस्ट करें कि वो बाहर के मुल्कों में चीज़ें ज़्यादा बनाकर भेजें और हमारे मुल्क में पैसे आएँ। दूसरा है इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, जो चीज़ें हम बाहर से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो उनको हम अपने मुल्क में ही बनाना शुरू कर दें, सब्सटीट्यूट बनाना शुरू कर दें। अगर हम बाहर के मुल्क से मशीनरी मंगवाते हैं और हम उसका कोई सब्सटीट्यूट अपने मुल्क में बना लें तो वो ज़ाहिर है ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इंपोर्ट कंट्रोल कर सकते हैं कोटाज़ और टैरिफ के ज़रिए, जो हमने पीछे भी पढ़ा है कि ट्रेड बैरियर्स हैं, कि या तो हम कोटा सिस्टम सेट कर दें कि इस क्वांटिटी से ज़्यादा आप बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, या फिर टैरिफ लगा दें कि जो चीज़ें आप बाहर से मंगवाएंगे उसके ऊपर इतना टैरिफ लगेगा, टैक्स लगेगा, तो फिर टैक्स लगेगा तो चीज़ें महंगी होंगी, तो फिर लोग इंपोर्ट कम करेंगे। तो इन मेजर्स के ज़रिए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिसइक्विलिब्रियम जो है वो ठीक कर सकते हैं।